मेरा नाम सुमन है। मेरी उम्र सिर्फ 19 साल है। मैं अपने घर की सबसे छोटी बेटी हूँ। मेरी बड़ी दीदी का नाम सीमा है। आज भी मामूली दिन ही था। मम्मी पापा के साथ बैठकर हम हंसी मजाक कर रहे थे जब अचानक हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। रात के 10 बज रहे थे। इस समय किसी का आना हैरानी का कारण था। पापा अपनी जगह से उठे और दरवाजे की ओर बढ़ चुके थे। मम्मी, मैं और दीदी तीनों ही दरवाजे की तरफ देख रहे थे जब पापा किसी को अंदर लेकर आ रहे थे। उनकी आवाज से ही लग रहा था कि कोई बड़ा आया है। हम लोग फौरन अपनी जगहों से खड़े हो गए और जब घर के अंदर वे लोग दाखिल हुए तो मम्मी, मैं और दीदी आंखें फाड़े उन लोगों को देख रहे थे, क्योंकि यह कोई और नहीं बल्कि हमारे गांव के जमींदार और उनके बेटे राज खन्ना थे। वो देखने में बहुत ही सुंदर थे। मेरी दीदी तो फौरन ही कमरे के अंदर चली गई, क्योंकि इस तरह गैर मर्दों के सामने आने से हमें मना किया जाता था। मैं और दीदी कान लगाकर उन लोगों की बातें सुन रहे थे। सभी घर वाले परेशान हो चुके थे, क्योंकि वे लोग बहुत ही अमीर और बड़ी हवेली वाले थे। उनकी तो बात ही अलग थी। अगर किसी के कदम उनके घर की तरफ पड़ जाएं तो वो मालामाल होकर ही लौटता था। और आज वे लोग खुद हमारे घर आ गए थे। यह कोई छोटी बात नहीं थी। और फिर जो बात हम लोगों ने सुनी वह सुनकर तो मुझ पर और मेरी बहन पर सन्नाटा छा गया। राज खन्ना अपने पिता के साथ मेरी बहन का रिश्ता लेकर आए थे। वो सीमा दीदी से शादी करना चाहते थे। यह बात हैरान करने वाली थी। मैंने दीदी की तरफ हैरान नजरों से देखा, जबकि दीदी तो ऐसी हो गई जैसे काटो तो खून नहीं। वो फौरन अपने दरवाजे से हटकर बिस्तर पर जाकर बैठ गईं। उनका चेहरा ऐसा हो गया था जैसे किसी ने सारा खून खींच लिया हो, जबकि मैं अभी कान लगाकर उन लोगों की बातें सुन रही थी। राज खन्ना खुद मेरे पापा से जानकार थे और उन्हें देखकर कह रहे थे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं सीमा का बहुत ख्याल रखूंगा। बहुत विश्वास से आपके पास रिश्ता लेकर आया हूँ। जिंदगी की हर खुशी उसे दूंगा। एक बार आप लोग मुझ पर भरोसा कर लें। पापा फौरन ही हाथ जोड़कर बोले, यह हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि आप जैसे बड़े लोग मेरी बेटी का रिश्ता लेकर आए हैं। भला हमें क्या अपना सिर कलम करवाना है? आपको इनकार करके मैं और मेरी पत्नी दोनों ही राजी हैं। मम्मी पापा तो ऐसे हो गए थे जैसे उन्हें कोई खजाना मिल चुका हो। फौरन ही सारी बातें तय हो गईं और राज खन्ना अपने पापा के साथ वापस चले गए। वे लोग जैसे ही बाहर गए तो मम्मी पापा एक दूसरे को देखकर रोने लगे कि इतना अच्छा रिश्ता हमारे घर चलकर आया है। यह कोई छोटी बात नहीं थी। मैं भी कमरे से बाहर आ गई। मम्मी ने फौरन ही मुझे गले से लगा लिया और अपनी खुशी का इजहार करने लगी। जब मैंने फौरन कहा, पहले दीदी से तो पूछ लें कि वो इस रिश्ते के लिए राजी है या नहीं। आप लोग क्यों इतनी खुशियां मना रहे हैं? तब पापा मेरी बात काटते हुए बोले, भला उसको क्यों एतराज होगा? इतना अच्छा रिश्ता घर बैठे मिल गया। लड़कियां तो ऐसे रिश्ते पाने के लिए अपनी जूतियां घिस देती हैं। यह कहते ही मम्मी पापा दीदी के कमरे की तरफ चले गए, जबकि न जाने क्यों मुझे खतरे की आहट महसूस हो रही थी। मम्मी पापा जैसे ही दीदी के कमरे में दाखिल हुए तो दीदी रोते हुए पापा के सीने से लग गई और रोते हुए बोली, मुझे यहाँ शादी नहीं करनी है। जमींदार अच्छे नहीं होते। शुरू में वो मुझे प्यार देंगे, मान सम्मान देंगे, लेकिन जब वक्त थोड़ा गुजर जाएगा तो एक और शादी कर बैठेंगे। यह लोग ऐसे ही होते हैं, कई रखेल रखते हैं, इनका कोई ईमान नहीं होता। पापा, मैं किसी जमींदार से शादी नहीं करूंगी। वो फौरन ही ऐतराज जताते हुए बोली, जबकि पापा बोले, खामोश हो जाओ, उन्हें हाँ कहो, तुम्हें नहीं पता इन सब बातों के बारे में। वो बहुत अच्छे हैं। राज एक नेक लड़का है। मैं उसके बारे में अच्छे से जानता हूँ। पूरे गांव में उसका नाम है। तुम जमींदार घराने की बहू बन जाओगी, यह बहुत बड़ी बात है। फिर तुम्हारी छोटी बहन भी है, कल को हमें उसका भी ब्याह करना होगा। अगर तुम आज ही ऐसी गलतियां करोगी तो हम कल को किसे मुंह दिखाएंगे और कौन तुमसे शादी करेगा? अगर तुम राज को इनकार कर दोगी। पापा की बात सुनकर दीदी खामोश हो गई, जबकि मम्मी ने पापा को इशारे से बाहर जाने को कह दिया ताकि वो खुद अपनी बेटी को समझा सकें। पापा के जाते ही मम्मी ने दीदी का हाथ पकड़ लिया और उनकी आंखों में देखते हुए बोली, कोई वजह है तो मुझे बताओ। यह बेबुनियाद वजह सामने रखकर रिश्ते से इनकार करना कोई अच्छी बात नहीं है। मम्मी की बात सुनकर दीदी ने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से अपना चेहरा फेर लिया। थोड़ी देर मम्मी ने उन्हें कुछ बातें समझाईं और फिर वो भी चली गईं। उन लोगों के जाने के बाद मैंने दीदी की तरफ एक नजर डाली और फिर खामोशी से अपनी जगह पर जाकर सो गई, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। मैं दीदी से बहुत ज्यादा डरती थी, इसी वजह से उनसे ज्यादा बातचीत नहीं कर पाती थी। मेरी दीदी दिखने में बहुत खूबसूरत थी। भगवान ने उन्हें बहुत ही हसीन बनाया था। यही वजह थी कि राज खन्ना जैसा शख्स उन पर मर मिटा था। अगली सुबह का सूरज पूरी शान शौकत से चमक रहा था। मैं अपनी दीदी के साथ नाश्ता करने के लिए कमरे से बाहर
घर आई तो बरामदे में मिठाइयों के अंबार रखे हुए थे। फल फ्रूट और भी बहुत सारा सामान मौजूद था जो दीदी के होने वाले ससुराल से आया था। मम्मी इन सामानों को उत्सुकता से देख रही थी। हम दोनों के बाहर आते ही वो हमें भी इन सामानों के पास ले आई। मेरे चेहरे पर खुशियां बिखर गई और मैं फौरन ही हर सामान को देखने लगी, जबकि दीदी सब चीजों से मुंह फेर कर किचन में चली गईं। मम्मी उनकी पीठ को देखते हुए बड़बड़ाई, देख मेरी बच्ची, कितना कुछ आया है। मैं भी मम्मी की खुशी में खुश हो रही थी, लेकिन न जाने क्यों मुझे दीदी का रवैया कुछ अजीब लग रहा था। इस तरह वो कभी बर्ताव नहीं करती थी। कोई भी बात होती थी तो उसे बैठकर सुलझाती थी, ना किस तरह की हरकतें करती थी। मैं अपना सिर झटक कर खामोशी से घर के अंदर आ गई। दीदी ने नाश्ता तैयार कर लिया था और मुझे भी बुला रही थी। मैं उनके पास जाकर बैठ गई। मैंने हिम्मत करके उनकी ओर देखा और सवालिया लहजे में बोली, दीदी आप खुश क्यों नहीं हैं? राज जीजू आपको खुश रखेंगे। मैं कुछ और कहती, उससे पहले ही उन्होंने कांच का गिलास टेबल से उठाकर जमीन पर जोर से मारा और मेरे मुंह पर एक थप्पड़ लगाते हुए बोली, मेरे सामने बकवास करने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने अब दोबारा उसे जीजू कहा तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। उनका लहजा गुस्से से भरा हुआ था, जबकि मैं उनका यह अंदाज देखकर हैरान रह गई कि मेरी दीदी को क्या हो गया। वो तो बहुत अच्छी इंसान थी। ना उन्होंने कभी मारने की कभी बात की और ना ही उन्होंने कभी इस तरह से बदतमीजी की थी। हाँ, वो अक्सर मुझ पर गुस्सा हो जाती थी, लेकिन किसी भी कीमत पर मुझ पर हाथ नहीं उठाती थी। मेरा सिर्फ यह एक शब्द कहना कि वो जीजू हैं उन्हें इतना बुरा लग चुका था। मम्मी भी शोर की आवाज से बाहर आ चुकी थी और दीदी का यह रूप देखकर वो भी दंग रह गई थी। दीदी ने कहर भरी नजर मुझ पर और मम्मी पर डाली और खामोशी से कमरे के अंदर चली गई। उनके जाते ही मम्मी मेरे पास आ गई और मुझे अपने सीने से लगा लिया। मेरी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। मैं बचपन से ही मम्मी पापा और दीदी की लाडली रही थी। इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा भावुक बन चुकी थी। जरा सी तेज आवाज और जरा से गुस्से पर ही मेरी आंखें भर आती थीं। अभी भी हाल कुछ ऐसा ही था। थोड़ी देर रोने के बाद मैंने अपने आंसू पोंछ लिए, जबकि मम्मी लगातार मुझे समझा रही थी, तेरी दीदी तो पागल हो गई है, बेवजह की हरकतें करके तुझे भी परेशान कर रही है और खुद भी परेशान हो रही है। उसको छोड़, चल तू मेरे साथ, मैं तुझे अच्छा सा नाश्ता बना कर देती हूँ। मैंने भी खामोशी से सिर हिलाकर हामी भर दी। दीदी वाकई काफी डिस्टर्ब लग रही थी और यह बात दिन गुजरने के साथ साथ सबको महसूस हो रही थी। जैसे जैसे शादी की तारीख नजदीक आ रही थी, दीदी का रवैया और खराब होता जा रहा था। एक दिन राज भैया अकेले ही घर आए। उनका इरादा दीदी के साथ कुछ वक्त अकेले बिताने का था। उन्होंने घर में आते ही मम्मी से इजाजत मांगी कि वो दीदी को अपने साथ ले जाए ताकि वो उन्हें कुछ शॉपिंग करा सके। शादी के हिसाब से मम्मी ने तुरंत ही इजाजत दे दी, लेकिन जब मम्मी दीदी को बुलाने के लिए गई तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वो किसी के साथ में नहीं जाएंगी। मम्मी ने गुस्से में कहा, वो बाहर बैठी हुई है, मैं उन्हें क्या बोलूं? मैं हाँ कर चुकी हूँ। जबकि दीदी गुस्से से तेज आवाज में बोली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसे सुनना है सुन ले, मैं किसी के साथ कहीं नहीं जाऊंगी, मैं घर के अंदर ही ठीक हूँ। उनकी आवाज बाहर तक पहुँच गई थी। तभी बाहर से आवाज आई, ठीक है कोई बात नहीं, अगर वो नहीं जाना चाहती तो हमारी छुटकी चल लेगी, तो मेरे साथ चलोगी? अचानक उन्होंने मुझसे कहा तो मैं बुरी तरह से घबरा गई, मगर फिर मैंने हाँ कह दिया क्योंकि रिश्तेदारी हमें निभानी थी। दीदी गुस्से में थी, लेकिन मैं भी इनकार करके उनका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। मम्मी ने इशारे से मुझे उनके साथ जाने की इजाजत दे दी। मैं जल्दी से तैयार हुई और उनके साथ मॉल की तरफ रवाना हो गई। उनकी गाड़ी काफी ठंडी थी। मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। आज से पहले मैं किसी भी गैर मर्द के साथ बैठकर कहीं नहीं गई थी और इतनी बड़ी गाड़ी में बैठने का तो मेरा एक सपना था। आज इस गाड़ी में बैठकर न जाने क्यों मेरा दिल बहुत खुश हो रहा था। वो मुझे देखते हुए बोले, सुमन तुम्हें क्या पसंद है, मतलब कौन सा रंग पसंद है, और तुम्हारी दीदी को कौन सा रंग पसंद है? मैं जानती थी कि मेरे बहाने वो दीदी की ही पसंद जानना चाहते हैं, इसीलिए मैं मुस्कुराकर बोली, मुझे लाल रंग बहुत पसंद है, जबकि दीदी को काला रंग पसंद है। हम दोनों बहनों की पसंद बहुत अलग अलग है। दीदी बहुत शांत स्वभाव और गंभीर रहती हैं, जबकि मैं बहुत ज्यादा शौकीन मिजाज हूँ। आपको आपकी टक्कर की साली मिली है, मैं इतरा कर बोली, जबकि वो फौरन ही मुस्कुराए और कहने लगे, बिल्कुल, हमें तो खुशी होगी आपके साथ भी वक्त गुजार कर। आपकी दीदी वाकई बहुत अलग मिजाज की है, मगर मुझे उनकी यह बात बहुत पसंद है। उनका लहजा मिठास भरा था, जबकि मेरे चेहरे पर मुस्कान बिखर गई और मैं दिल ही दिल में दुआ करने लगी कि यह उम्र भर मेरी दीदी से ऐसी ही मोहब्बत करते रहें। तभी अचानक उन्होंने मुझे देखते हुए एक सवाल किया,
मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, बल्कि एक सवाल करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे इस सवाल का जवाब दोगी? मैंने सिर को हल्की सी हिलाकर हामी भरी और उनकी तरफ देखते हुए बोली, आप हुक्म करें, आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। हम आपके सिर्फ साल ही नहीं, बल्कि आपके दोस्त बनना चाहते हैं। मैं बचपन से ऐसी ही थी। अगर कोई मुझे जरा सी मोहब्बत देता था तो मैं अपना सब कुछ उस पर निछावर कर देती थी। वो धीमे से मुस्कुराए और मुझे देखते हुए बोले, तुम्हारी दीदी क्या किसी को पसंद करती थी या फिर कोई और बात है? मैं बिल्कुल खामोश हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे मुझ पर सन्नाटा छा गया हो। मैंने बिल्कुल भी कल्पना नहीं की थी कि जीजू मुझसे इस तरह का सवाल करेंगे। मैं भी कुछ कहती उससे पहले ही उन्होंने बात को संभालते हुए कहा, क्योंकि मैंने महसूस किया है कि तुम्हारी दीदी इस रिश्ते से खुश नहीं है। हालांकि तुम्हारे मम्मी पापा और तुम इस रिश्ते से बहुत खुश हो। उनकी बात सुनकर मैं थोड़ी घबरा गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उन्हें क्या जवाब दूं। बेशक मैं सिर्फ 19 साल की थी, लेकिन ऊपर वाले ने मुझे इतनी समझदारी दी थी कि मैं लोगों की इरादों को आसानी से समझ सकूं। मैं तुरंत समझ गई थी कि उन्होंने मुझे अपने साथ क्यों बुलाया था। वो दीदी की पसंद नापसंद और उनके इस बर्ताव के पीछे की वजह जानना चाहते थे। मैंने उनकी ओर देखते हुए कहा, इस बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि दीदी इस रिश्ते से खुश नहीं है। दरअसल वो घर की बड़ी बेटी हैं, इसलिए घर से दूर जाने का ख्याल ही उन्हें परेशान कर रहा है। और रही उनके व्यवहार की बात, तो वो थोड़ी सख्त मिजाज हैं। मेरे साथ भी अक्सर गुस्सा कर देती हैं। आपको पता है, अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने मुझे थप्पड़ भी मारा था। मगर मैं छोटी हूँ, इसलिए उनकी बात का बुरा नहीं मानती। मैं मासूमियत से बोल रही थी। मेरी बात सुनकर उन्होंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी दीदी को भी उतना ही मस्त और शौकीन बना दूंगा जितना तुम हो। उन्हें तुम्हारी तरह बना दूंगा। उनकी यह बात सुनकर मैं खुलकर हंस पड़ी। इस दौरान हम मॉल पहुंच गए। वो मुझे अपने साथ कई दुकानों में ले गए। दीदी के साथ साथ उन्होंने मेरी भी बहुत अच्छी शॉपिंग करवाई। मम्मी ने चलते समय मुझे कुछ पैसे दिए थे, लेकिन उन्होंने मुझे 1 रुपए भी खर्च नहीं करने दिए। सारे बिल उन्होंने खुद ही चुकाए। शॉपिंग के बाद वो मुझे एक रेस्टोरेंट ले गए। वहां उन्होंने मुझे शानदार डिनर करवाया। वो बड़े ही अच्छे और प्यार से पेश आ रहे थे। यह सब देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। रात के 8 बजे उन्होंने मुझे घर के पास छोड़ा। जाते जाते उन्होंने मुझसे कहा, सुमन, अपनी दीदी को समझाओ कि मैं उनका होने वाला पति हूँ। वो मुझसे थोड़ी बहुत बात तो कर सकती हैं। यह कहते हुए उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया। मैंने झिझकते हुए उनका नंबर ले लिया। मुझे मालूम था कि मेरी दीदी कभी भी उनसे बात नहीं करेंगी। फिर भी मैंने चुपचाप उनसे विदा ली और घर के अंदर चली गई। घर पहुंचने पर मम्मी पापा बरामदे में बैठे, शायद मेरा इंतजार कर रहे थे। मेरे हाथों में शॉपिंग बैग्स देखकर वो हैरान रह गए। मैंने उनके पास बैठकर उन्हें दिन भर की सारी बात बताई। हाँ, मैंने कुछ बात उनसे छुपा ली जो राज भैया ने दीदी के बारे में कही थी। थोड़ी देर बाद मैं अपने कमरे में गई। दीदी एक तरफ मुंह को बिस्तर पर लेटी हुई थी। मैं उनके पास बैठ गई और उन्हें देखते हुए बोली, दीदी, आज राज भैया ने आपके लिए बहुत सारी शॉपिंग की है। आपको मैं दिखाऊं? अचानक दीदी मुझ पर चीख पड़ी, जाओ उस राज भैया के पास ही रहने लग जाओ। मेरे पास क्यों आ रही हो? और आइंदा मेरे सामने उस आदमी का नाम मत लेना। जिंदगी खराब कर दी है तुम सबने मेरी। जाओ यहाँ से। उनकी यह बात सुनकर मैं बुरी तरह डर गई और चुपचाप कमरे से बाहर आ गई। अब मैं यह सोचने लगी कि राज भैया को कैसे बताऊं कि दीदी न तो उनसे बात करना चाहती हैं और न ही उनका नाम सुनना चाहती हैं। लिविंग रूम में बैठकर मैं दीदी के सोने का इंतजार करने लगी। मैं अंदर से बहुत परेशान थी, क्योंकि राज भैया ने मुझसे कई बार कहा था कि तुम्हारी वजह से ही मेरी उससे बात हो सकती है। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने उन्हें मैसेज कर दिया। मैंने लिखा कि दीदी अभी बहुत गुस्से में है और उनसे बात करना मुमकिन नहीं है। मैंने मैसेज किया ही था कि तुरंत उनका रिप्लाई आया। शायद उन्होंने मुझे दीदी समझ लिया था। वो लिख रहे थे, कैसी हो? उम्मीद है बहुत अच्छी होगी। वैसे देखने में तो बहुत अच्छी हो, फिर इतना गुस्सा क्यों करती हो? उनका मैसेज पढ़कर मुझे हंसी आ गई। मैं एक पल के लिए सोचने लगी कि क्यों ना मैं उनके साथ थोड़ा सा मजाक कर लूं, मगर फिर मैंने सिर झटक दिया। मैंने सोचा, मैं ऐसी लड़की नहीं हूं जो किसी के जज्बातों से खेलूं। मैंने उन्हें तुरंत जवाब दिया, मैं सुमन बोल रही हूँ। दीदी को मैंने कुछ नहीं कहा है, क्योंकि वो अभी बहुत गुस्से में है। मैंने सोचा आपको बता दूं ताकि आप इंतजार न करें। मेरी बात सुनकर उन्होंने हंसते हुए मुझसे माफी मांगी और कहा, मैं समझा कि तुम्हारी दीदी हैं, वैसे तुम भी कम हसीन नहीं हो। ऊपर वाले ने तुम दोनों बहनों को ही बहुत खूबसूरत बनाया है।
ان کا یہ کہنا میرے دل کو اچھا لگا، وہ واقعی اچھے انسان تھے۔ پاپا نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ وہ بہت اچھے تھے، ان کی باتیں ہی بہت اچھی ہوا کرتی تھیں۔ کافی دیر تک میں ان کے ساتھ چیٹنگ کرتی رہی تھی اور اس کے بعد انہوں نے گڈ بائے بول کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس دوران دیدی بھی سو چکی تھی، میں بھی ان کے برابر میں ہی لیٹ گئی اور کب گہری نیند میں چلی گئی مجھے کچھ پتا نہیں چلا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، شادی کے دن قریب آ رہے تھے اور دیدی کا کیا اور زیادہ خراب ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے دیدی کو بتایا کہ جیجو کا نمبر میرے موبائل میں ہے اور وہ تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا ایک بار ان سے بات کر لو اور اپنے دل کی بات ان تک پہنچا دو تاکہ وہ تمہارے جیسا بن سکیں، لیکن دیدی نے اس دن بھی میرے ساتھ بہت برا برتاؤ کیا۔ انہوں نے مجھے کمرے سے باہر نکال دیا۔ پھر میں نے جیجو کو صاف شبدوں میں بتا دیا کہ آپ کی ہونے والی پتنی بالکل بھی اچھی نہیں ہے، انہیں آپ سے بات کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آپ جب شادی کر لو گے تو ان کی عقل ٹھیک کر لینا۔ اس سمے میں بہت اداس تھی کیونکہ بار بار دیدی سے بے عزت ہونا مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن جیجو نے میرا موڈ ٹھیک کر دیا اور مجھے ہنسا دیا۔ ان کی باتوں کی وجہ سے میں دیدی کی باتیں کچھ پل کے لیے بھول گئی تھی، لیکن نہ جانے کیوں دیدی کا رویہ میرا دل توڑ دیتا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے بیت رہا تھا۔ آج دیدی کی تھی، انہوں نے بہت ہی خوبصورت جوڑا پہن رکھا تھا جو ان کے سسرال والوں نے دیا تھا۔ ہم سب نے دیدی کو خوب ہلدی لگائی تھی، لیکن دیدی منہ بنائے بیٹھی تھی۔ انہوں نے کسی بھی چیز میں دلچسپی نہیں لی، بلکہ وہ ہر کسی کو ٹوکتی جا رہی تھی، ایسے مت کرو، ویسے کرو، اس طرح سے مجھے ہلدی مت لگاؤ۔ لیکن سب نے ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیا کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ دلہن تو شرماتی ہے، لیکن میں جانتی تھی کہ دلہن اس بار شرما نہیں رہی تھی بلکہ بہت غصے میں تھی۔ میں نے دھیرے سے ممی سے کہا کہ اس رشتے سے منع کر دیجیے۔ دیدی کا رویہ دیکھ کر مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ وہ کبھی بھی اپنا رشتہ اچھے سے نہیں نبھا پائیں گی۔ ممی نے میری بات سن کر مجھے ڈانٹ دیا اور کہا تمہیں کیا پتا بڑے گھرانے میں رشتہ کرنا کتنے نصیب والوں کی بات ہوتی ہے۔ میں ممی کو صرف دیکھتی رہ گئی کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ بہت غلط کر رہی ہیں۔ وہ ایک لڑکی کی زندگی کے ساتھ بہت برا کھیل رہی تھی اور یہ بات مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے اور تیزی سے گزر رہا تھا۔ بارات کا دن آ پہنچا تھا۔ آج صبح سے ہی دیدی اپنے کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ ممی نے ان کے لیے ایک میک اپ آرٹسٹ کو گھر پر بلایا تھا، لیکن دیدی نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا اور ممی سے کہا مجھے کسی بھی پارلر والے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود تیار ہو سکتی ہوں۔ میں نے دیدی سے کہا دیدی میں آپ کو تیار کر دیتی ہوں، مجھے بھی تھوڑا بہت میک اپ کا کام آتا ہے۔ لیکن دیدی نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے میری جویلری اور کپڑے کمرے کے باہر نکال دیے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ میں ان کے کمرے میں تیار نہیں ہو سکتی۔ گھر میں مہمان بہت تھے، اس لیے ہم نے اس پر زیادہ ہنگامہ نہیں کیا۔ میں اپنا سارا سامان اٹھا کر ممی کے کمرے میں چلی گئی۔ وہیں میں نے نہا دھو کر اپنے کپڑے پہنے اور تیار ہو گئی۔ اب مجھے صرف بارات کے آنے کا انتظار تھا۔ گھر میں گہما گہمی مچی ہوئی تھی۔ وقت تیزی سے بیت رہا تھا۔ ہم نے گھر کے باہر ہی شامیانہ لگوایا تھا کیونکہ گھر ہمارا بہت چھوٹا تھا اور مہمان بہت زیادہ تھے۔ بارات کا سمے بھی آ پہنچا۔ میں سب سے آگے تھی۔ جیجو کا سواگت ہم نے بہت اچھے سے کیا۔ میں نے ان سے بہت زیادہ رسم کی رقم لی اور انہوں نے خوشی خوشی مجھے پیسے دے دیے۔ آج جیجو بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے۔ میں نے انہیں مسکراتے ہوئے کہا آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ انہوں نے بھی میری کھینچتے ہوئے کہا تم بھی بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ میں دھیمے سے مسکرائی اور پیچھے ہو گئی۔ اب دلہن کو منڈپ میں بلایا جا رہا تھا۔ ممی پاپا اور میں تینوں دیدی کو لینے کے لیے ان کے کمرے میں پہنچے، لیکن جب ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا تو دیدی نے دروازہ نہیں کھولا۔ گھر میں اب کوئی نہیں تھا سوائے ہمارے۔ میں بری طرح گھبرا چکی تھی کیونکہ دیدی ایسا کبھی نہیں کرتی تھی۔ کہیں انہوں نے کچھ کر تو نہیں لیا، یا خیال آتے ہی میری جان گلے میں اٹک گئی۔ میں نے گھبرا کر پاپا کی اور دیکھا۔ انہوں نے مجھے شانت رہنے کے لیے کہا اور ترنت دروازہ توڑنے کی کوشش کرنے لگے۔ 2-4 دھکوں کے بعد دروازہ کھل گیا۔ جب ہم اندر پہنچے تو دیکھا کہ دیدی وہاں نہیں تھی۔ میرا تو دم ہی نکلنے کے کگار پر تھا۔ ممی نے واش روم بھی دیکھا لیکن وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ میری نظر ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے ایک کاغذ پر چلی گئی۔ میں نے ترنت ہی وہ کاغذ اٹھایا اور جب میں نے وہ خط پڑھا تو میرے پاؤں تلے زمین کھسک گئی۔ اس خط میں صاف صاف لکھا ہوا تھا میں اس گھر کو چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ جب آپ لوگوں نے میری بات کو کوئی اہمیت نہیں دی تو میں کیوں آپ لوگوں کی عزت کو اہمیت دوں؟ مجھے کوئی اور پسند ہے اور میں اسی کے ساتھ اپنی زندگی بتاؤں گی۔
آپ کو آپ کا زمیندار داماد مبارک ہو۔ آخر میں دیدی نے اپنا نام لکھا ہوا تھا۔ میری تو جان ہی نکل چکی تھی۔ باہر سارے مہمان موجود تھے اور گھر کی عزت کے ساتھ دیدی بری طرح کھیل چکی تھیں۔ پاپا وہیں سر تھام کر زمین پر بیٹھ گئے تھے۔ ممی کا حال بھی کچھ الگ نہیں تھا، جبکہ میں بھی ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ لگی رو رہی تھی۔ تبھی اچانک پاپا نے دیدی کا رکھا ہوا جوڑا اٹھایا اور میری طرف بڑھے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، زمینداروں کے یہاں بہوؤں کے چہرے پر گھونگھٹ ڈالا جاتا ہے۔ تم ابھی کے لیے رات سے شادی کر لو، ہم کل صبح تمہیں لینے تمہارے سسرال آئیں گے۔ اگر ابھی تمہاری شادی رات سے نہیں ہوئی تو ہماری بہت زیادہ بدنامی ہو جائے گی، اور وہ زمیندار ہیں، ہمارا سر دھڑ سے الگ کر دیں گے۔ عزت اسی میں ہوگی کہ تم ان کے ساتھ ودا ہو جاؤ۔ میں اپنے پاپا کو پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ مجھ پر ایسی مصیبت آ پڑے گی۔ میں سر نامے ہلاتے ہوئے بولی، نہیں پاپا، وہ میرے جیجو ہیں، میں ان کے ساتھ کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ تبھی ممی بھی میرے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، تیری ایک بہن نے تو ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، لیکن بھگوان کے لیے تو ہماری مدد کر دے، تو ہمیں نراش مت کر، تجھ سے ہمیں بہت امیدیں ہیں۔ مجھے پتا ہے میری بچی بہت اچھی ہے، اس کے پاس الگ تھلگ ابھی تیری شادی رات سے نہیں کروائی تو وہ لوگ خون خرابہ کر دیں گے، اور تو جانتی ہے کہ تیرے پاس تو صرف ایک باپ ہے اور کوئی نہیں۔ ممی ایموشنل بلیک میلنگ پر اتر آئی تھیں۔ ان کی بات بالکل صحیح تھی۔ واقعی اگر ہم اس وقت اس رشتے سے انکار کرتے تو یہ لوگ ہمیں زندہ نہیں چھوڑتے۔ زمینداروں کے پاس کتنی بڑی بڑی بندوقیں ہوتی ہیں، اس بات سے میں بہت اچھی طرح واقف تھی۔ میں بہت زیادہ ڈر چکی تھی، اسی وجہ سے میں نے ترنت ہی ہاں بول دی۔ میں نے دیدی کا جوڑا اٹھایا اور واش روم چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد میں ان کا دلہن کا جوڑا پہن کر باہر آ گئی۔ ممی نے میرے سر پر لال گھونگھٹ ڈال دیا اور مجھے اپنے ساتھ تھام کر باہر لے آئی۔ انہوں نے مجھے منڈپ میں بیٹھا دیا اور شادی کی رسمیں شروع ہو گئیں۔ میرا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جب جب جیجو میرا ہاتھ تھامتے تو ایسا لگتا کہ میرا دل منہ سے باہر آ جائے گا۔ ایک بار انہوں نے مجھے باہر دیکھا تھا اور حیران ہوئے تھے، مگر انہوں نے ایسی کوئی بات ظاہر نہیں کی جس سے کسی کو شک ہوتا۔ تھوڑی دیر بعد شادی کی ساری رسمیں پوری ہو گئیں۔ شادی صحیح سلامت ہو گئی اور میں پورے حق کے ساتھ اپنے جیجو کے نام ہو چکی تھی۔ شادی ختم ہوتے ہی کھانا کھول دیا گیا۔ سب نے کھانا چپ چاپ کھایا اور اس کے بعد ودائی کا وقت آ گیا۔ ودائی کے وقت میرا دل ایسا ہو رہا تھا جیسے میں ابھی کٹ کر مر جاؤں۔ میرا دل کر رہا تھا کہ راج کو بتا دوں کہ میں سیما نہیں بلکہ سمن ہوں، ان کی چھوٹی سالی، مگر اس وقت میں اتنی ڈری ہوئی تھی کہ میں نے اپنی زبان بند ہی رکھی۔ مجھے گاڑی میں بٹھا دیا گیا اور گاڑی حویلی کی طرف روانہ ہو گئی۔ ایک لمبا سفر طے کر کے ہم حویلی پہنچ گئے۔ وہاں جیسے ہی ہماری گاڑی داخل ہوئی تو ڈھول نگاڑے بجائے گئے اور آسمان میں آتش بازی کی گئی۔ مجھے پتا تھا کہ یہ سب میرے لیے نہیں بلکہ میری بہن کے سواگت کے لیے ہو رہا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن میں نے اپنے دل کو سمجھا لیا تھا کہ صرف ایک رات کی بات ہے۔ کمرے میں جاتے ہی میں جیجو کو بتا دوں گی کہ میں کون ہوں، لیکن میں جانتی ہی نہیں تھی کہ کمرے میں جانے کے بعد مجھ پر کیسی قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ فوراً ہی مجھے اندر لے جایا گیا اور شادی کی پاریوارک رسمیں شروع ہو گئیں۔ اب مجھے ڈر گیا تھا کہ اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی میرا گھونگھٹ اٹھایا تو مجھ پر قیامت آ جائے گی، مگر بڑی جو راج کی دیدی تھی انہوں نے حکم دیا تھا کہ دلہن کا گھونگھٹ کوئی نہیں اٹھائے گا، دلہن کا گھونگھٹ اس کا پتی اٹھائے گا اور وہی اس کا چہرہ سب سے پہلے دیکھے گا۔ میرا دل دھاگ سے رہ گیا اور میں نے اندر ہی اندر اوپر والے کا شکریہ بھی کیا، کیونکہ اگر ابھی میرا گھونگھٹ اٹھتا تو مصیبت ہو جاتی۔ فوراً ہی مجھے رسموں کے بعد میرے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ میں کمرے میں داخل ہوئی تو میری ناک سے گلاب کی پنکھڑیوں کی خوشبو ٹکرائی، میرے ہونٹوں پر مسکان بکھر گئی۔ ایک پل کے لیے مجھے سب کچھ اچھا لگا، لیکن میں فوراً ہی سہم بھی گئی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اب جو قیامت مجھ پر ٹوٹے گی وہ سب سے الگ ہوگی۔ راج بھیا کو سارا سچ معلوم ہو جائے گا۔ میں خاموشی سے ان کے نام کی سیج سجا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ زور زور سے دھڑک رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی باہر نکل آئے گا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا۔ میں جانتی تھی کمرے میں کون آنے والا ہے، دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ جیجو میری حالت سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن مجھے ڈر بھی تھا کہ کہیں وہ انکار نہ کر دیں اور کہیں وہ غصہ نہ ہو جائیں۔ اور کہتے ہیں نا، جب کسی بات کا ڈر ہو اور وہ نہ ہو، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کمرے میں آنے والا کوئی اور نہیں بلکہ میرے جیجو ہی تھے۔
उन्होंने आते ही खुश होकर मुझे हेलो कहा और फिर मेरी खैरियत पूछने लगे। लेकिन मैं उन्हें कैसे बताती कि मैं उनकी सीमा नहीं बल्कि उनकी छोटी बहन हूँ। थोड़ी देर बाद वो मेरे पास ही आकर बैठ गए। उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया और फिर जो बात उन्होंने कही उसे सुनकर मेरे पांव तले जमीन खिसक गई। यह ड्रामा आप खत्म करो, घूंघट उठाओ, मैं जानता हूँ तुम कौन हो। यह सुनते ही मेरी जान हलक में अटक गई। मैंने घबराकर उनकी तरफ देखा, तभी उन्होंने मेरी कमर में हाथ डालकर मुझे अपने करीब कर लिया और अपने हाथों से मेरा घूंघट उठाया। मैं आंसू भरी निगाहों से उनकी तरफ देख रही थी। तभी उन्होंने बिना कुछ कहे मेरे होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। मेरा दिल कांप रहा था। वो मुझे देखते हुए बोले, मैं जानता हूँ यह सब मुझे पहले ही पता चल चुका था, लेकिन तुम्हारे घर वालों को यह सब करने से पहले मुझे बता देना चाहिए था। मंडप में तुम्हें लाने से पहले अगर वो मुझे एक बार भी यह बात बता देते कि तुम्हारी बहन भाग चुकी है, तो मैं यह शादी नहीं होने देता। मैं पूरी तरह घबरा चुकी थी और राज की तरफ देखकर बोली, हम डर गए थे। हम समझे थे कि आप हम सबको मार देंगे, क्योंकि जमींदार तो ऐसे ही होते हैं। पापा बहुत ज्यादा घबरा गए थे। उनके अलावा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैंने आपको बताया था दीदी इस रिश्ते से खुश नहीं थी। उन्होंने पहले ही कहा था कि वो शादी नहीं करना चाहती थी। तभी अचानक वो बोले, तो मैंने भी तो तुमसे पूछा था कि क्या वो किसी को पसंद करती है, तो तुमने क्यों नहीं बताया। मेरी सांस उखड़ रही थी। उनका मेरे करीब आना मेरी जान निकाल रहा था। तभी उन्होंने मेरी गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया और सरगोशी के अंदाज में बोले, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से पेश आऊंगा? तुमने मुझे धोखा दिया है और यह शादी एक धोखे पर आधारित है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि धोखे का बदला कैसे लिया जाता है। यह कहते ही उन्होंने मेरे सिर से मेरा दुपट्टा उतारकर फेंक दिया और मुझ पर हावी हो गए। मेरी सांस अटक गई। मैं उनकी तरफ देखते हुए रोते हुए बोली, भगवान के लिए ऐसा जुल्म मत कीजिए। मैं बेकसूर हूँ। मैंने कुछ नहीं किया। दीदी की गलती की सजा मुझे क्यों दे रहे हैं? मैंने तो आपकी इज्जत बचाई है। अगर वक्त पर मैंने आपसे शादी नहीं की होती तो सारा समाज आप पर भी थू थू करता कि जमींदार होकर आपकी दुल्हन भाग गई। मेरी बात सुनकर एक पल के लिए वो अपनी जगह पर सख्त हो गए थे, जैसे मैंने बहुत ही पते की बात की हो। थोड़ी देर बाद मुझसे अलग हुए और फिर कमरे से निकलते चले गए। मैं अपना सिर हाथों में थामे बुरी तरह से रोना शुरू हो गई थी। थोड़ी देर और बीती जब अचानक कमरे का दरवाजा खुला और मेरे पति की दादी और उनकी माँ कमरे में दाखिल हुई। मेरा घूंघट अब चेहरे पर मौजूद नहीं था और मैं बुरी तरह से रो रही थी। तभी उनकी दादी मेरा हाथ थामे हुए बोली, क्यों रो रही हो बिटिया? तुमने तो बहुत ही अच्छा काम किया है। अगर तुम वक्त पर शादी के लिए हाँ नहीं करती तो वाकई हमारे परिवार की बहुत बदनामी हो जाती, लेकिन तुम्हारी बहन को माफ नहीं किया जाएगा। यह कहते ही उन्होंने मुझे उठने का इशारा किया, जबकि मैं बुरी तरह से घबरा चुकी थी कि भला यह लोग अब मेरी बहन के साथ क्या करेंगे। जो भी था वो मेरी बहन थी और मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। हम लोगों के बीच बहुत प्यार था, लेकिन जब से यह रिश्ता आया था तभी से हमारी बर्बादी शुरू हो गई थी। मैं खामोशी से उठ चुकी थी। तभी वह बादलों की तरफ इशारा करते हुए बोली, जाओ और अपने कपड़े वगैरह बदल कर आराम कर लो। थोड़ी देर में मैं तुम्हारे पति को भेजूंगी। तुम उसे अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करो। एक तुम ही हो जो अपने पति को बचा भी सकती हो और उसे बर्बाद भी कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारे पति तुम्हारी बहन से बहुत प्यार करते थे। वो बुरी तरह से टूट चुके हैं। हम जमींदार हैं। हम तुम्हारे जैसे घराने में रिश्ता नहीं करना चाहते थे, लेकिन अपने बेटे की जिद की वजह से ही हम वहां पहुंचे थे। उनकी बात सुनकर मैं बिल्कुल खामोश हो गई। मुझे अपनी दीदी पर बेहद अफसोस होने लगा कि उन्होंने किसी का दिल कितनी बुरी तरह से तोड़ा है। अगर उन्हें शादी नहीं करनी थी तो वो सीधे राज से बात कर लेती। क्या पता वो इस रिश्ते से खुद ही पीछे हट जाते। मैं चुपचाप वॉशरूम गई और कपड़े वगैरह बदल कर बाहर आई तो वो सोफे पर बैठे हुए थे। उन्होंने अपना सिर सोफे पर टिकाया हुआ था और उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैं उनके बराबर में ही जाकर बैठ गई। मैं कुछ कहती उससे पहले ही वो मेरे सीने से लग गए और बिना आवाज के रोने लगे। मैं तो हैरान थी कि वो इतने मजबूत दिखने वाले इंसान इस तरह बच्चों की तरह रो रहे थे। मैंने उन्हें फौरन अपनी आगोश में समेट लिया और उनकी पीठ थपथपाते हुए बोली, आप क्यों अपने आप को परेशान कर रहे हैं? जब अगला आपको इंसान नहीं समझ रहा आपकी फीलिंग्स के तहत। मैं उनके कदमों में बैठ गई और उनका हाथ थामकर अपने होठों से लगाया। उनकी आंखों में देखते हुए मैंने कहा, तो आप मुझे अपना लीजिए। मैं आपसे प्यार करूंगी। आपको इतनी चाहत से चाहूंगी कि आप खुद को बहुत काबिल समझने लगेंगे। जिस दिन मैं मंडप में गई थी
ان کا انداز مجھے بہت پسند آیا تھا۔ میرے دل سے ایک دعا نکلی تھی کہ بھگوان مجھے بھی میری دیدی جیسا پتی ہی دے، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ مجھے دیدی جیسا پتی نہیں بلکہ دیدی کا پتی ہی نصیب ہو جائے گا۔ کافی دیر تک وہ خاموش نگاہوں سے مجھے دیکھتے رہے، پھر انہوں نے ایک جھٹکے سے مجھے اپنی باہوں میں بھرا اور بستر کی طرف بڑھ گئے۔ اس رات وہ میرے قریب ہی رہے۔ انہوں نے پل پل مجھے اپنے آپ میں گم کرنے کی کوشش کی۔ وہ میری باہوں میں کھو سے گئے تھے اور میں نے بھی اپنے پتی کو سنبھال لیا تھا۔ میں اب اس رشتے کی شروعات کرنا چاہتی تھی۔ ممی پاپا کے کہنے کے مطابق اگلے دن وہ مجھے لینے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے بڑے زمیندار سے معافی مانگی تھی، یعنی راج کے پاپا سے، مگر میں نے انکار کر دیا تھا۔ میں نے کہا کہ میں اپنے پتی کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں اور اپنا گھر بسانا چاہتی ہوں۔ راج نے بھی میری ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ ان کا کہنا تھا میں اپنی پتنی کو نہیں چھوڑوں گا، اور رہی آپ کی بڑی بیٹی کی بات، تو میں نے اسے بھی معاف کر دیا ہے، کیونکہ یہ بات حقیقت ہے کہ جب آپ کو وہ شخص نہ ملے جس سے آپ محبت کرتے ہیں تو پھر آپ اس شخص کے ہو جائیں جو آپ سے محبت کرتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے مجھے اپنے قریب کر لیا اور میرے ماتھے پر ایک پیار بھرا کس کیا، جسے محسوس کر کے میں نے سکون سے اپنی آنکھیں موند لی تھیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دھنیہ واد دوستوں۔